गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। आप लोग को जीव विज्ञान में उत्सर्जन चैप्टर में आप लोग को पीछे के वीडियो में उत्सर्जन से संबंधित पौधे से संबंधित बातों के बारे में बताया गया था और आप लोग को बोला गया था कि अमीबा में पढ़ना है, होमवर्क के रूप में दिए थे। और वे आज आप लोग को अमीबा, केचुआ और पौधे कि पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है अथवा क्या वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन क्रिया है, इसे समझाएं। तो विद्यार्थी, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप आप जानते हैं कि H2O, O2 का निष्कासन होता है, जो लेंटिसेल और स्टोमाटा द्वारा निष्कासन होता है। इस बातों को आप लोग को पीछे वाले वीडियो में बताया जा चुका है। तो विद्यार्थी, O2 और H2O दोनों तो इससे निष्कासन तो होता है, लेकिन वो दोनों हानिकारक पदार्थ नहीं है। वह हानिकारक पदार्थ नहीं है, उसे उत्सर्जित पदार्थ नहीं कहा जाता है। इसलिए पौधे में वास्तविक उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती, अर्थात वाष्पोत्सर्जन भी उत्सर्जन की क्रिया नहीं है। तो यही क्वेश्चन हम लोग को लघुत्तरीय में रहेगा तो पूरा डिटेल करके लिखना पड़ेगा, और अति लघुत्तरीय में रहेगा तो आपको सीधे जवाब देना है वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन की क्रिया नहीं है ना। तो मैंने क्वेश्चन लिखता हूं गौर से। वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन की क्रिया है, समझाएं। देखिए विद्यार्थी, वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन की क्रिया है, इसके बारे में आपको बताना है। आप इसको 5 सेकंड तक सोचिए। ठीक है, चलिए आप लोग सोचा। मैंने आपको इसके बारे में बताया कि वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन की क्रिया नहीं है। क्या लिखिएगा? वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन की क्रिया नहीं है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया में वाष्पोत्सर्जन क्रिया में H2O वाष्प, O2 ऑक्सीजन के रूप में बाहर निष्कासित होती है, बाहर निष्कासित होती है, निष्कासित होती है, परंतु यह कोई हानिकारक पदार्थ नहीं है, इसलिए इसे उत्सर्जन की
क्रिया नहीं कही जाती है। देखिए विद्यार्थी जी, बहुत छोटे से शब्दों में जवाब दिया गया है। वाष्पोत्सर्जन, यदि आप अति लघुत्तरीय जवाब देंगे तो यहाँ से ही जवाब हो जाएगा कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है, वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन की क्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम लघुत्तरीय का हम लोग यदि क्वेश्चन लघुत्तरीय में बना रहा है तो यहाँ से यहाँ पूरा लिखेंगे। यदि अति लघुत्तरीय में बता रहा तो आप इतने जवाब दें, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया में आपको H2O निकलता है। मैं यहाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शा देते हैं। वायुमंडल से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से लेता है जल, और सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की मदद से C6H12 O6 H2O और O2 बाहर निकलता है। ये हो गया आपको वाष्प, ये हो गया ऑक्सीजन जिसको वायु के नाम से जानते हैं, ये पौधे का भोजन, ये हो गया जल, है बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, देख रहा है, देख लिया। 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, तो 12 2 14 हाइड्रोजन हो गया है। बैलेंस घबरा रहा है। छह कार्बन तो 6 कार्बन, और इधर 6 दूनी 12 13 हो गया, इधर 6 2 8 1 9 को है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन इधर 2 को है, इधर 12 2 14 है, तो 7 तो होगा नहीं, क्योंकि 7 यहाँ करते हैं तो ऑक्सीजन 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बारह, 1 मिनट, 12 तो 12 दूनी 24 को हो गया, यहाँ 6 लगा दिया तो 6 दूनी 12 और 12 24 हो गया, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन का बात करते हैं, ऑक्सीजन हो गया 12 को यहाँ, 12 को यहाँ 24 को, तो यहाँ हो गया 6 को, यहाँ हो गया 6 को, 6 6 12 6, सही हो गया बहादुर। देख लीजिए बहादुर, बैलेंस 6 कार्बन 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, और 12 ऑक्सीजन यहाँ 24 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ और 6 को यहाँ 12 को, और 6 दूनी 12 यहाँ 24 को, हाइड्रोजन 12 दूनी 24 को, तो 12 को यहाँ और 6 दूनी 12 को यहाँ, तो देख लिया बैलेंस। तो देखिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, और इस क्रिया के फलस्वरूप जब जल के अणु वाष्प बन करके निकलता है तब इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। तो इस क्रिया में आपको H2O वाष्प निकल रहा है और O2O ऑक्सीजन वायु हवा निकल रहा है विद्यार्थी। इसी के मदद से वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का मात्रा कंट्रोल रहता है। आपको मैंने पहला चैप्टर में बताया था कि ये जो ऑक्सीजन है इसका मुख्य स्रोत जल है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है, तो जल है, लेकिन ये ऑक्सीजन बनता है तो इसके मात्रा के बराबर, जितना मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उतनी मात्रा में ऑक्सीजन रहेगा। इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अर्थात वाष्पोत्सर्जन क्रिया से आपको वायुमंडल में जो होता है ये ताप को नियंत्रण करता है, और ये जो होता है विद्यार्थी वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के अनुपात को कंट्रोल रखता है। लेकिन ये दोनों जो है कोई हानिकारक पदार्थ नहीं है, इसमें अमोनिया की मात्रा नहीं है, क्योंकि आपको बताया गया था विद्यार्थी कि जब उत्सर्जित पदार्थों में अमोनिया या अमोनिया के समूह रहेगा तभी उसे उत्सर्जित पदार्थ माना जाएगा।
लेकिन न तो अमोनिया है और न तो अमोनिया के समूह है, इसलिए यह जो है उत्सर्जित पदार्थ नहीं है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है उत्सर्जन की क्रिया नहीं। तो अति लघुत्तरीय में जब आप पूछेगा तो आप स्पष्ट रूप से इतना लिखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है उत्सर्जन की क्रिया नहीं है, लेकिन इस क्रिया में जो बनने वाला पदार्थ होता है, निष्कासन होता है पौधे से, इतनी नहीं निष्कासन होता है, ये तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया में निष्कासन होता है, इसके अलावा भी पौधे से निकलता है, छाल निकलता है, फल निकलता है, फूल निकलता है, पत्तियां गिरती है, इसके अलावे भी विद्यार्थी पौधे में जब कोशिकाएं किसी कारण नष्ट हो जाती है, कट जाता है, टूट जाता है, तो वहां से कुछ दूध टाइप पर, रस टाइप पर, द्रव पदार्थ के रूप में गोंद टाइप पर निकलता है। ये सभी पदार्थों को उत्सर्जित पदार्थ माना नहीं जाता है। अब आप इतने सारे बातों को पौधों को छोड़ करके एक बात को याद रखिएगा कि पौधों में उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है लेकिन उसके वास्तविक उत्सर्जन माना नहीं जाता। पौधे में उत्सर्जन क्रिया होती है लेकिन उससे वास्तविक उत्सर्जन नहीं माना जाता, क्योंकि जब तक उसमें उपपचय क्रिया नहीं होगा तो उत्सर्जित पदार्थ है। तो इसमें वास्तविक उत्सर्जन इससे माना होती है लेकिन वास्तविक उत्सर्जन माना नहीं जाता। इसमें उत्सर्जित पदार्थ बनता है लेकिन उस उत्सर्जित पदार्थ में उसका गिनती नहीं होता, क्योंकि वो हानिकारक पदार्थ नहीं है। फॉलो किया बात को, समझ गए? आप इसको 20 सेकेंड तक ध्यान से पढ़ें। इसके बाद अगला टॉपिक। तो देखिए विद्यार्थी, अब आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि पौधे में दो उप उत्पादों का नाम बताएं जो मनुष्य के लिए लाभदायक है। यानी पौधे से जो निष्कासित होता है उस पदार्थ का नाम बताना है जो मनुष्य के लिए लाभदायक है। तो विद्यार्थी, मनुष्य के लिए यहाँ तो ऑक्सीजन भी लाभदायक है, प्राणवायु गैस इसे कहा जाता है। सभी जीवों का इसके मदद से उसके शरीर के अंदर श्वसन की क्रिया होती है, जिसको आपने पढ़ा था पीछे में, ऑक्सीश्वसन। तो इसके अलावा भी यदि हम लोग को कहेगा कि मनुष्य के लिए जो दो उप उत्पादों का नाम बताना है जो मनुष्य के लिए लाभदायक होगा, तो विद्यार्थी जी आपको वैसे चीज बताना जो आप लोग पौधे से अपने लाभ के लिए ग्रहण करते हैं। तो बस सब चीज तो हम लोग लाभे के लिए, फल चाहे लाभे के लिए, बहुत ऐसे फूल जिसको लाभे के लिए उपयोग करते हैं, यहाँ तक कि जो औषधि पौधा है उसका छाल, गोंद, रस सभी अपने लाभ के लिए ही उपयोग करते हैं। तो एकदम स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि पौधे से निष्कासित पदार्थ उप उत्पाद कहलाता है, जिसमें छाल औषधि के रूप में, गोंद औषधि के रूप में, रस औषधि के रूप में है न, पत्तियां औषधि के रूप में, फल फूल पोषक पदार्थ के रूप में, एक सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं वही क्वेश्चन लिखता हूं। पौधे के दो उप उत्पादों का नाम लिखें जो मनुष्य के जो मनुष्य के लिए
जो मनुष्य के लिए लाभदायक हो। ठीक है विद्यार्थी जी, पौधे के दो उप उत्पादों का नाम लिखना है जो मनुष्य के लिए लाभदायक है। तो विद्यार्थी पौधे पौधे के दो उप उत्पाद निम्न है। पहला, पौधे के छाल जो दवाइयां बनाने में काम आता है। ठीक है विद्यार्थी जी, पौधे के छाल जो दवाइयां बनाने में काम आता है। दूसरा विद्यार्थी, पौधे के फल एवं फूल जो पोषक पदार्थ के काम में आता है। ठीक है विद्यार्थी, पौधे का फल फूल हो जो पोषक पदार्थ के काम में आता है। यदि हमारे शरीर में किसी चीज की कमी होती है और यदि वो मनुष्य मांसाहारी मांस का आहार नहीं करता है तो हम लोग पौधे से ही उस चीजों को प्राप्त करते हैं। चाहे प्रोटीन की कमी हो जाए, चाहे लवण की कमी हो जाए, तो वो हम लोग पौधे के ही से प्राप्त करते हैं। चाहे वो पौधे का फल हो, चाहे फूल हो, चाहे बीज हो, है ना, या पौधे के अन्य भाग हो, उससे हम लोग ग्रहण करते हैं। तो ये रहा विद्यार्थी बहुत ऐसे औषधि पौधा है जिनकी पत्तियां से कई प्रकार के इलाज किया जाता है ना। अभी आप सुनते होंगे काढ़ा बनाने में पौधे का जो फूल यानी लौंग है, जो पौधे का फूल भाग है, याद रखिएगा लौंग जो है फूल भाग है, हल्दी जो है तना भाग है। अभी काढ़ा बनाने में ये सब चीजों का उपयोग हो रहा है विद्यार्थी। इसके अलावे दालचीनी काढ़ा बनाने में आप जानते होंगे लगभग घरों में काढ़ा भी तैयार किया जा रहा है जो शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। और हम लोग उसमें 100% हर चीज पौधा का ही उपयोग कर रहे हैं। देखिए मैं एक तरीका पर बताता हूं, उसमें सबसे पहला चीज उपयोग किया जा रहा है, गौर कीजिएगा, दालचीनी। दाल और चीनी नहीं, गरम मसाला में जो चट टाइप पर होता है, पौधे की चट होती है, दालचीनी। दूसरा इलायची, तीसरा लौंग। चौथा आप विद्यार्थी जी जानते हैं, है ना, पत्रज। पांचवा गोलकी, सब पौधे का भाग है। इसके अलावे गुड़, ये पौधे का रस से तैयार किया जाता है गन्ना से, है ना। इसके अलावे विद्यार्थी घरों में औषधि पौधा जो है तुलसी की पत्र, है ना। इसके अलावे भी विद्यार्थी जी, है ना, हल्दी, तो देख लीजिए विद्यार्थी ये सभी भाग पौधे का ही उपयोग हो रहा है। सभी, दालचीनी पौधे का भाग है, उसका चट है, अभी आपने छाल बोले तो देख रहे हैं दवाइयां के काम में आ रहा। अखनी ये दवा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, बॉडी को इंटरनल पावर को गर्म करने के लिए इन सब चीजों को घोल बना करके चाय के रूप में
पिया जा रहा है। तो विद्यार्थी हम बहुत ऐसे चीजों को, यहाँ पर जितने भी चीजें सभी पौधे का, ये पौधे का छाल है, ये पौधे का फल है, ये पौधे का फूल है भाग है, ये पत्ता भाग है, पत्रज, पत्रज का नाम सुना, गोल की फल भाग है, गुण जो है जूस से तैयार किया जाता है, गन्ने का जूस से तैयार किया जा रहा है, ये तुलसी पत्ता आप तो जानते ही, ये पौधे का पत्ती भाग है, और ये हल्दी पौधे का तना भाग है, हल्दी तना भाग है। इसको कच्चा हल्दी को चूर करके इसमें एक और भी डाला जाता है विद्यार्थी, आदि है नहीं, आदि और भी चीज हो सकता है, मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन जो चीज यहाँ देख रहे हैं सब पौधे का ही है, हर चीज पौधे का। तो पौधे का जितना भी भाग है जो जो उप उत्पाद कहलाता है वो सभी पौधे का भाग होता है। कुछ पौधे से पूर्ण रूप से पौधा तैयार हो जाता है तब हम लोग को मिलता है, कुछ पहले भी तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं तुलसी का पत्र, यहाँ देख रहे हैं पत्र, ये सब विद्यार्थी, ये दालचीनी, ये सब देख रहे हैं कि ये सब हम लोग को पौधा भी है और ये उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये सभी हम लोग को किसी न किसी काम के लिए काम आता है। ये तो अभी के अभी कोरोना काल में ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है ना। इसके अलावे भी आप इन सब चीजों को जानते होंगे, ये हम लोग को भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ में डालने वाले मसाला है। चाहे आप वेज खाएं या नॉन वेज खाएं, लगभग में सभी चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं। तो विद्यार्थी जी ये सब हम लोग पौधे से ही प्राप्त करते हैं, और इन सब चीजों को यहाँ पर दवाइयां के रूप में उपयोग कर रहे हैं अभी। तो यदि यहाँ पर क्वेश्चन में करा था दो, ये इसलिए मैंने छाल को दवाइयां के रूप में बता दिया। इसके अलावे विद्यार्थी फल फूल के पोषक तत्वों के रूप में हो गया। और भी चीजों को देना चाहते तो आपके सामने देखिए 9 पॉइंट लिखे, नाम लिख दिए, सब पौधा के बारे में आप जानते हैं, ये सबको आपने देखा है, पेड़ को भलाइयों नहीं देखा हुआ इसका उसका, लेकिन विद्यार्थी ये आप यादी जानते हैं, हल्दी जानते हैं, ये जानते हैं, ये जान रहे हैं, इधर में से आप इन सबको नहीं जानते होंगे, लेकिन घरों में इसका उपयोग हो रहा है। तो ये सब विद्यार्थी जी सब पौधे का भाग है जो हम अपने अभी के रूप में औषधि के साथ साथ मसाले के तौर पर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन पौधे से ही संबंधित है जो इसके बारे में बता रहा हूं। तो ये आपका क्वेश्चन में शामिल नहीं था, मैंने उदाहरण बता दिया कि आज वर्तमान समय में इस कोरोना काल में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए इन सब चीजों का उपयोग कर रहे हैं, गाढ़ा तैयार कर रहे हैं। आप इसको पढ़ लें 10 सेकेंड में, मैं अगला क्वेश्चन। तो देख लिया विद्यार्थी जी, है ने। तो पौधा से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, है ने, जिसके बारे में आप जान रहे हो लेकिन पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो आइए मैं अब आगे बता रहा हूं अगला टॉपिक। और एक बात आप लोग को ध्यान से सुनिए, एक सूचना है ने, आप लोग को सावधान करने के लिए मैथ का लाइव क्लास बंद होने वाला है, क्योंकि बहुत से बहुत कम बच्चे देखते हैं, 2-4 से और आप लोग को बुरा हाल है। यदि आप कहिएगा केवल स्टूडेंट फ्रेंड का क्वेश्चन बता दें तो कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, केवल स्टूडेंट फ्रेंड का ही बताएंगे। वो ऑप्शन आपको करना है कि सर एनसीईआरटी से नहीं बताइए, आलोक से नहीं बताइए, सब राइटर से नहीं बताइए, केवल एक राइटर से बताइए, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना बच्चा साइंस में लाइव रहता है उसके लगभग में यदि मैथ में लाइव नहीं रहा तो मैथ क्लास बंद हो जाएगा मंडे से। मंडे से मैथ क्लास बंद, केवल साइंस चलेगा। आप लोग को भी 2 गो दे रहे हैं इसलिए भाव खा रहे हैं, 2 क्लास आप लोग को मैथ और साइंस दोनों मिल रहा है इसलिए अघा गया है कि लोग 1 क्लास केवल देंगे। साइंस कहिएगा तो साइंस, मैथ कहिएगा तो मैथ।
1 घंटा से आधा घंटा पर आ गया ना, 45 मिनट पर आ गया ना। अब याद रहे, मैं अभी आपको इतना दिन समय दिए कि सोमवार तक यदि आप लोग नहीं सुधार कीजिएगा, नहीं लाइव रहिएगा तो बंद कर देंगे मेल, बिल्कुल बंद कर देंगे। और एग्जाम होगा निश्चित है, कर दिया है निश्चित। और ये भी निश्चित कर दिया है कि 31 अगस्त तक कोई क्लास नहीं खुलेगा। सुन रहा है ना, 31 अगस्त तक कोई क्लास नहीं खुलेगा और एग्जाम होगा। इलेक्शन के बाद आप लोग को ड्यूटी, आप लोग को रूटीन निकलेगा, याद रहे। मत पढ़िए, हमको क्या लीजिएगा। हम तो सोचा कि आप चलिए भाई, जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये साइंस में रहते हैं 100 गो, 80 गो, 90 गो, 60 गो, 70 गो, और मैथ में जाते हैं 5 गो, 4 गो। ये स्थिति 10 गुना भागिएगा तो हम बिल्कुल भाग जाएंगे। क्वेश्चन मैं अमीबा के बारे में बताया था। अमीबा में उत्सर्जन क्रिया को समझाएं। ठीक है विद्यार्थी, अमीबा में उत्सर्जन क्रिया को समझाना है। आप ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी, है ना। आप अमीबा के बारे में आपको पहले भी बताया गया था, इस पर क्वेश्चन भी दिए थे। आइए सुनिए गौर से, ध्यान से। आप लोग को नोट पॉइंट में लिखाए थे कि अमीबा में जो भी पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ होता है वो विसरण क्रिया द्वारा निष्कासित होता है। इस बात को याद है। तो आइए, मैंने अमीबा के बारे में पहले भी कुछ बताए थे, पर लिखाए थे। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार अनियमित होता है। गौर से सुनते जाइएगा, जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे लिखेंगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार अनियमित होता है। यह लवण विहीन जल में रहता है, फ्रेश वाटर में इसका आवास है, और उसी फ्रेश वाटर में रह करके एमिनो अम्ल का ऑक्सीकरण करता है। हमारे शरीर में, आपके शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जबकि अमीबा में जो ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है विद्यार्थी, वो जिस प्रकार से हमारे शरीर में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से वायु की उपस्थिति में होती है, उस प्रकार से है ने अमीबा में एमिनो अम्ल यानी ग्लूकोज के जगह जो हमारे शरीर में ग्लूकोज है और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन उसमें एमिनो अम्ल का ऑक्सीकरण होता है, और एमिनो अम्ल के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया बनता है, जो विसरण क्रिया के द्वारा बाहर की ओर निष्कासित होता है। तो अमीबा में उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, लेकिन इसमें प्रमुख पूछेगा कि अमीबा में प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ का नाम बताए तो अमोनिया, क्योंकि सबसे प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ कौन है? अमोनिया। तो इतनी बातों को हम लोग को लिखना। लोगों का ऐसा भ्रम होता है, संदेह होता है कि अमीबा तो एक कोशिकीय है, लेकिन इसके शरीर से निकलेगा कैसे? तो बस विसरण क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दोनों का निष्कासन होता है, जिससे उसके शरीर की आंतरिक संरचना का, आंतरिक भाग का संतुलन बना रहता है। ये आप अंदर में, जो आपके अंदर मन में जो भ्रम है, उस भ्रम को निकालिए। सभी जीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है, चाहे त्वचा से निकले विसरण क्रिया द्वारा निकले, निफेड़िया से निकले, है फेफड़ा से निकले, त्वचा किसी भी अंश में, लेकिन निष्कासन होता है। तो आइए मैं अमीबा के बारे में यही सब चीजों को लिखता हूँ। आंसर, अमीबा लवण विहीन जल में
रहने वाला एक कोशीय जीव है जिसका आकार अनियमित होता है। यह एमिनो अम्ल के ऑक्सीकरण कर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो विसरण क्रिया द्वारा बाहर निकलता है। ये बात याद है विद्यार्थी जी, है ने? आप इसको पढ़ लीजिए ध्यान से समझ के। देख लीजिए विद्यार्थी जी, अब हम आपको केचुआ के बारे में बताते हैं। केचुआ, जिसको ग्रामीण भाषा में चेरा भी लोग कहते हैं। केचुआ ग्रामीण भाषा में इसको चेरा कहता है। अखने बरसात के मौसम में, कहने का मतलब है जुलाई और अगस्त के महीने में कादो कीचड़, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे गंदगी भर जाती है। इसमें इसका काफी मात्रा में विकास होता है ना। यह एनिलिडा समुदाय का जीव इसे माना जाता है ना। केचुआ को एनिलिडा समुदाय का जीव माना जाता है। आप गौर से सुनते जाइएगा, है ना। मैं आपको केचुआ के बारे में लिखने के लिए कहूंगा, से याद रहेगा, है ना। केचुआ को बोलचाल के भाषा में चेरा कहा जाता है ना विद्यार्थी जी। तो ये केचुआ कीचड़ में अक्सर पैदा होता है और रहता भी है कीचड़ में। यह मिट्टी ही इसका भोजन है, मिट्टी ही इसका भोजन है। यह एनिलिडा समुदाय का सबसे बड़ा प्राणी यानी अपने समुदाय में सबसे बड़ा प्राणी जीव इसे माना जाता है केचुआ का। इसमें मेटानिफ्रीडिया और प्रोटोनिफ्रीडिया दो, उसके दैहिक द्रव को गुजरने के लिए दो निफ्रीडिया पाया जाता है। एक मेटानिफ्रीडिया, एक प्रोटोनिफ्रीडिया। जब मेटानिफ्रीडिया खुलती है तो प्रोटोनिफ्रीडिया बंद होती है, और जब प्रोटोनिफ्रीडिया खुलती है तो मेटानिफ्रीडिया बंद होती है। समझ रहे हैं? लेकिन इसके शरीर के 14वें खंड पर तीन अलग प्रकार के निफ्रीडिया पाया जाता है। समझ रहे हैं? फायरिक्स के पास, त्वचा के पास और धमनिया के पास, ये तीनों जगहों में निफ्रीडिया पाई जाती है। इस पर एक क्वेश्चन आता है, केचुआ में निफ्रीडिया कहां पाया जाता है? केचुआ में निफ्रीडिया कहां पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा 14वें खंड के पीछे। क्या जवाब होगा? 14वें खंड के पीछे। जब मेटानिफ्रीडिया खुलती है तो बंद कौन होगा? तो प्रोटोनिफ्रीडिया। अब प्रोटोनिफ्रीडिया बंद होती है तो खुलता कौन है? मेटानिफ्रीडिया। ये दोनों बंद और खुलता है। और अभी मैंने बताया कि यह इसका जो मुख्य आवास है वो है मिट्टी, और भोजन भी जो है मिट्टी, यानी मिट्टी से जल भी लेता है और सोडियम लवण भी लेता है।
मिट्टी में रहता है और मिट्टी को ही आहार करता है। मिट्टी में उपस्थित सोडियम लवण और जल का अवशोषण कर, यानी यही इसका बन गया पोषक पदार्थ। मनुष्य के शरीर के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ। अमीबा में अभी आपने पढ़ा था एमिनो अम्ल का ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन केचुए के जो अंदर है विद्यार्थी जी, वो जल और सोडियम लवण का ऑक्सीकरण होता है और इससे 3 पदार्थ बनता है। अमोनियम लवण 20%, यूरिया 40%, एमिनो अम्ल 40%। इस यूरेकेरेटिव आप लोग को बताया गया था, यूरिया को उत्सर्जन करने वाले प्राणी को यूरोटेरिक कहा जाता है, यूरोटेरिक कहा जाता है। तो विद्यार्थी जी इन बातों को याद रहे कि केचुआ किस समुदाय का प्राणी है, तो एनिलिडा समुदाय का प्राणी है। एनिलिडा समुदाय का सबसे बड़ा प्राणी कौन है, तो केचुआ है। केचुआ का आवास क्या है, तो मिट्टी है। केचुआ मिट्टी से क्या चीज का अवशोषण करता है, तो जल और सोडियम लवण का। केचुआ में कितने निफ्रिडिया पाया जाता, तो 3 प्रकार के निफ्रिडिया पाया जाता, 3 प्रकार के निफ्रिडिया पाया जाता है। मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। 3 प्रकार के निफ्रिडिया पाया जाता है और ये 14वें खंड के पीछे होता है। सोडियम लवण और जल के अवशोषण से उसके शरीर के अंदर उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या बनता है, तो अमोनियम लवण कै प्रतिशत, तो 20%, यूरिया 40% और एमिनो अम्ल तो ये भी 40%। यही इसका उत्सर्जित पदार्थ है जिसमें यूरिया को प्रमुख माना जाता है। तो आपने केचुआ के बारे में आज सुना और केचुआ के बारे में आपको लिखना है। केचुआ के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, है नहीं। मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं, बताता हूं, मैंने जितना बात बताए हैं वही सटीक सटीक बातों को आप लोग को लिखना है। वही चीजों को सुन करके द्वारा लिख कर करके आपको व्हाट्सएप करना है। केचुआ में उत्सर्जन क्रिया को समझाए। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं HW के रूप में, याद है विद्यार्थियों को। केचुआ, सॉरी गलती हो गया, केचुआ, केचुए लिखा था। केचुए में उत्सर्जन क्रिया के बारे में समझाएं। ये आपको बताना है, लिखना है। सर आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन इसी चैनल पर मिलेंगे। और इस बात को याद रहे, मैथ के साथ यदि लाइव क्लास कमेगा तो सोमवार से आपको मैथ लाइव बंद हो जाएगा। आप समझिएगा, फिर आप कितना प्रयास कीजिएगा, मैं वापस लौटने वाले नहीं हूँ, कभी वीडियो नहीं उसके बनाएंगे, चाहे आपका पढ़ाई हो या ना हो। तुम सुतो उधर, हम सुतेंगे इधर। मैंने जब शुरुआत में ही बोल दिया था कि आप कर रहे हैं तो हम शुरू हो रहे हैं, आप करना बंद कर देंगे, हम बिल्कुल बंद कर देंगे। इस बात को आप जानते रहिए। फिर मोबाइल तो सब बंद कर देंगे, स्विच ऑफ। आप समझिएगा, परीक्षा तुमको देना, हमको नहीं देना। तैयारी तुमको करना, हमको नहीं करना है। इसलिए आज मैं आपको चेतावनी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, आप इस पर संभलें, क्लास करें तो पूरा करें। जो भी बच्चे लाइव से जुड़े थे एकदम बिल्कुल 100+ होना चाहिए, मैथ हो या साइंस हो, खास करके क्लास 10th का। मैंने 8 9 को कभी जोड़ नहीं दिया, लेकिन सभी पढ़िए तो अच्छा है। पढ़ाई कोई अपच चीज नहीं है कि आपको गैस बना लेगा, एसिडिटी हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। तो फिर भी ऐसा क्यों? मोबाइल आप लेते हो आधा घंटा पढ़ने के लिए और दिन भर रखते हो,
अलबल वीडियो देखेगा, फोन करेगा, गाना सुनेगा और पढ़े में लाज लगता है। जब बंद कर देंगे तब समझते रहना। अगला मैथ का वीडियो में यदि बच्चा जितना आज था उससे दुगना नहीं रहा तो मैं फिर आपको चेतावनी दूंगा, और फिर यदि 100 पार नहीं किया तो बंद। तो आज के साथ जय हिंद।